हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू चाणक्यम कोचिंग गुरु। सो आज के सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी के करंट डाटा के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे वो आपका पटवारी का एग्जामिनेशन हो, चाहे आपके कोई दूसरे एग्जामिनेशन हो, टीजीटी का हो, जेबीटी का एग्जामिनेशन हो, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं। व्हाट इज द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड फॉर क्वार्टर टू ऑफ फिजिकल ईयर 2025-26, यानी कि वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी की अनुमानित वृद्धि दर कितनी है। क्वार्टर टू की बात पूछी गई है। इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड डाटा आप सभी के साथ डिस्कस किया था। अभी कुछ ही दिन पहले आपके पास एक वीडियो अपलोड हुई होगी। अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। उस सेशन को बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके पास में वो था। तो वहाँ पे आपके पास पूछा गया है, उसी में से क्वेश्चन आया है आपका कि वास्तविक जीडीपी की, यानी कि रियल जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी रही है क्वार्टर टू के अंदर। तो वो रही है आपकी 8.2%। ध्यान से बात समझिएगा कि 8.2% रियल जीडीपी की ग्रोथ रेट रही है। एंड रियल जीडीपी होता है जो आपका कांस्टेंट प्राइस पे मेजर किया जाता है, ऐसा जीडीपी। ठीक है, इसमें इन्फ्लेशन ऐड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। After the repo rate cut announced in December 2025, the RBI fixed the new revised repo rate at a particular level. Which of the following represents the updated rate? यानी कि दिसंबर 2025 में घोषित रेपो रेट कटौती के बाद आरबीआई ने संशोधित रेपो दर को एक निश्चित स्तर पर स्थिर किया। नई रेपो रेट निम्न में से कौन सी है? यानी कि अभी लेटेस्ट आपकी जो मीटिंग हेल्ड हुई थी, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग हेल्ड हुई थी 3 दिसंबर से 5 दिसंबर 2025 के बीच में, तो उसका डाटा पूछा गया है। ठीक है, पूछा गया है कि ये जो मीटिंग हेल्ड हुई थी इसमें रेपो रेट को कितना डिसाइड किया गया है। तो बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो रेपो रेट है उसको 25 बेसिस पॉइंट से कम किया गया। ठीक है, और पहले जो रेपो रेट था वो था 5.50%, लेकिन अभी आपके पास 25 बीपीएस कम कर दिया गया है रेपो रेट, और अभी जो है आपके पास में कितना हो गया है रेपो रेट, 5.25% हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है, which sector contributed significantly to pushing real GDP growth above 8%? कौन से क्षेत्र ने वास्तविक जीडीपी वृद्धि को 8% से ऊपर ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने जब आपको वो सेशन डिस्कस करवाया था तो मैंने आपको वहाँ पे अच्छे से बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। इसलिए जो ग्रोथ आपके पास में रियल जीडीपी में हुई है 8.2% की, वो किसकी वजह से हुई है? वो हुई है सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ होने की वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। The RBI revised downwards its CPI inflation projection for fiscal year 2026 in the December 2025 policy statement. What is the newly revised inflation forecast? यानी कि दिसंबर 2025 की नीति में आरबीआई ने फिस्कल ईयर 2026 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति अनुमान को घटाकर नया स्तर निर्धारित किया। वह नया अनुमान क्या है? यानी कि नया रेट क्या है आपके सीपीआई इन्फ्लेशन का? मतलब आरबीआई जो है ना अनुमान लगाती है कि नेक्स्ट ईयर में इन्फ्लेशन का रेट कितना होने वाला है। तो पहले का जो रेट था, पहले आरबीआई ने जो इससे पहले वाली फोर्थ मीटिंग हुई थी, दिसंबर से पहले वाली जो मीटिंग हुई थी फोर्थ मीटिंग, वहां पे प्रोजेक्शन किया था आपके पास में 2.6 का, लेकिन अभी आपके पास में जो अनुमान है वो 2% कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू एसआरएस 2021, इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट हैज डिक्लाइंड टू विच लेवल? यानी कि एसआरएस सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितनी रह गई है? तो यहाँ पे भी जो प्रजनन दर है वो घट के कितनी रह गई है? वो रह गई है 2.0%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। एसआरएस की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, और इसका डाटा आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है टीएफआर है वो 2.0% रह गया है अकॉर्डिंग टू एसआरएस 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर ग्रू एट व्हाट रेट इन क्वार्टर टू फिजिकल ईयर 2025-26? यानी कि फिजिकल ईयर 2025-26 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी रही है? तो कृषि क्षेत्र में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। हालांकि आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शियरी सेक्टर है, वहाँ पे जितने भी सेगमेंट्स आते हैं उसमें 7% से अप ही ग्रोथ रही है। लेकिन एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ रही है, एग्रीकल्चर एंड संबंध क्षेत्रों में, वो कितनी रही है? 3.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आ जाता है,
फ्रॉम विच राउंड ऑफ NFHS वर डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टिमेट्स रिलीज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यानी कि भारत में पहली बार जिला स्तरीय आंकड़े NFHS के किस चरण में जारी किए गए थे। NFHS के अभी तक आपके 5 राउंड्स हो चुके हैं और 6th राउंड अभी ऑन गोइंग है। तो 6th राउंड का डाटा तो फिलहाल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन 5th राउंड का डाटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th राउंड का डाटा आप अच्छे से पढ़िएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जिला स्तरीय आंकड़ों को कब से शामिल किया गया था। तो ये शामिल किया गया था अपने 4th राउंड से, मतलब जो 4th राउंड हुआ था उसमें ये नेशनल लेवल का डाटा जो है हमारे पास इंक्लूड किया गया था NFHS में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। According to NFHS 5, what is the sex ratio of total population recorded at the national level? NFHS 5 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल जनसंख्या का लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया है? तो ये जो लिंगानुपात दर्ज किया गया है वो किया गया है 1020। और ध्यान रखिएगा, आज तक का जितने भी NFHS की रिपोर्ट्स आई है उसमें सबसे बेस्ट रेट अभी रहा है। ठीक है, यानी कि जो सेक्स रेशियो है ये सबसे बेस्ट अभी रहा है, 1020 महिलाएं पर 1000 पुरुष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ विमेन बिलोंगिंग टू विच स्पेसिफिक एज ग्रुप। कुल प्रजनन दर महिलाओं की किस आयु वर्ग के आधार पर नापी जाती है या मापी जाती है? तो ये मापी जाती है आपके 15 से 49 ईयर्स के बीच, बिकॉज दिस इज नोन एज द चाइल्ड बियरिंग एज फॉर अ वुमेन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अरेंज द टॉप 4 सोर्सेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर फॉर ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी कि केंद्र सरकार की शीर्ष 4 प्राप्तियों के स्रोतों को योगदान के असेंडिंग क्रम में लगाए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि आरोही क्रम में आपने लगाना है। इट मीन्स ये यहाँ पे क्या कहा गया है, बजट मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखा है, तो आप बजट वाली वीडियो भी देख लीजिएगा एक बार, अगर आपको क्लियर नहीं है तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो वहाँ पे यहाँ पे जो चीज़ पूछी गई है, पूछा गया है कि सबसे पहले सबसे कम बताना है, उसके बाद में इंक्रीज होते हुए बताना है। यानी कि हम कह सकते हैं सबसे कम पैसा कहाँ से आता है, फिर ज़्यादा कहाँ से आता है, ज़्यादा कहाँ से आता है। प्राप्तियाँ पूछी गई है ना, तो इसका रुपी कम्स फ्रॉम हमने बताना है। तो गवर्नमेंट को सबसे कम पैसा आता है किससे, नॉन टैक्स रिसिप्ट से। ठीक है, और सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की रेवेन्यू का रिसोर्स क्या है, बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ है। इसका मतलब बी आना चाहिए सबसे लास्ट में। बी सबसे लास्ट में सिर्फ 2 ही जगह पे है, इसका मतलब जहाँ नहीं है उसको एलिमिनेट कर देते हैं पहले, और ई आना चाहिए सबसे पहले। अब ई कहाँ पे सबसे पहले है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी आप इसको एक बार बजट में देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने बजट आपको करवा रखा है। अदरवाइज आप यहाँ पे भी थोड़ा सा देख सकते हैं, ये जो सेगमेंट है ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ऑलरेडी देख रखा है, तो देख लीजिएगा एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे वाले एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। नॉमिनल जीडीपी इन Q2 ऑफ फिजिकल ईयर 2025-26 रजिस्टर्ड अ ग्रोथ रेट ऑफ, यानी कि वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में नाममात्र जीडीपी की वृद्धि दर कितनी रही? तो यहाँ पे जो नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो रही है 8.7%। नॉमिनल जीडीपी होता है जीडीपी कैलकुलेटेड ऑन करंट प्राइस एंड ऐसा जीडीपी जिसमें कि इन्फ्लेशन को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। रियल जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी थी, 8.2% थी, और नॉमिनल जीडीपी की 8.7% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है। विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे। ठीक है, SRS एनुअली अक्रॉस इंडिया, यानी कि SRS किसके द्वारा, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है? ठीक है, कंडक्ट करवाया जाता है, तो ये करवाया जाता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। विच इंडिकेटर इन NFHS 5 मोस्ट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स वुमेन्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। NFHS 5 में महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता को सर्वाधिक प्रत्यक्ष रूप से कौन सा संकेतक दर्शाता है? महिलाओं की ऑटोनॉमी को, स्वायत्तता को, कौन सी स्वायत्तता, वित्तीय स्वायत्तता। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल मामले में जो महिलाएं हैं वो स्वायत्त है, ऑटोनॉमी है, उनको स्वतंत्रता है, कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो इस बात को कौन सा सेंटेंस दिखाता है? इस बात को सेंटेंस दिखाता है हमारा सेकेंड सेंटेंस, जहां पे महिलाएं अपने खुद के बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकती है। ठीक है, अपनी स्वयं की बैंक खातों का संचालन करने वाली महिलाएं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 assertion and reason का क्वेश्चन है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर grew by 9.7% at constant prices in Q2 फिजिकल ईयर 2025-26। रीजन दिया है कंस्ट्रक्शन सेक्टर रिकॉर्डेड ओनली मॉडरेट ग्रोथ ऑफ 7.2% इन द सेम क्वार्टर। तो दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, नहीं,
आई थिंक यहाँ पे 9.7 नहीं आना चाहिए था, 9.1 आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.1 की ग्रोथ हुई थी। ये एक्चुअली आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे ड्यू टू सम टाइपिंग मिस्टेक्स इंग्लिश में जो क्वेश्चन है एजर्शन है वो गलत है, हिंदी में एजर्शन बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। मतलब कि विनिर्माण क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है 9.1% की हुई है और निर्माण क्षेत्र में वृद्धि 7.2% की हुई है। बात तो सही है लेकिन रीजन गलत है, क्योंकि रीजन का मतलब होता है कि जो ऊपर वाली घटना घटी है वो नीचे वाले की वजह से घटी है, ठीक है, मतलब ऊपर जो एक्टिविटी हुई है उसके पीछे नीचे वाला रीजन है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ हुई 9.1% की, मान गए हम कि बिल्कुल सही है, लेकिन क्या वो कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ 7.2% होने की वजह से हुई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होता जिससे हमें पता चलता कि भाई यस दिस इज द रीजन बिहाइंड 9.1% ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, देन हम उसको सही रीजन मान सकते थे। अगर आप हिंदी में पढ़ते हो क्वेश्चन को, देन आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही आएगा कि दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो देन आपके पास में ऑप्शन नंबर डी सही आएगा, जिसमें लिखा गया है कि ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, क्योंकि इंग्लिश में जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि 9.7% की ग्रोथ नहीं है, इनफैक्ट 9.1% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, साइज को रिड्यूस कर रही हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे देख लीजिएगा प्रॉपरली। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑप्शन करेक्टली डिफाइंस द नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट एंड इंडिकेट्स व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स। नवजात शिशु मृत्यु दर की सही परिभाषा और उसके संकेत को निम्न में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो पहला है 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु प्रति 1000 जनसंख्या। नहीं, बिल्कुल गलत है। इसको हम बोलते हैं ये जो है ना, ये है आपके पास में लेस देन 5 ईयर वाला जो डेथ रेट होता है, तो ये तो नहीं है ऑब्वियसली। अब नियोनेटल डेथ विद इन फर्स्ट 28 डेज पर 1000 लाइव बर्थ, ये बिल्कुल सही है कि भाई जो नियोनेटल है यानी कि नवजात बच्चे हैं वो कहलाते हैं जो कि 28 दिन से पहले के बच्चे होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की या फिर किसी बच्चे की मृत्यु जन्म लेने के 28 दिन के अंदर अंदर हो जाती है तो उसको हम नियोनेटल डेथ कहेंगे, ठीक है, नवजात बच्चे की मृत्यु कहेंगे। सी स्टेटमेंट है हमारे पास मैटरनल डेथ, मैटरनल डेथ पर 1 लाख बर्थ, इसका मतलब है मातृ मृत्यु दर, तो ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा नियोनेटल में। उसके बाद है इन्फेंट डेथ आफ्टर 1 ईयर ऑफ 1000 बर्थ, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की बात कर रहा है, ठीक है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होता है जब हम 1 साल से कम के बच्चे की मृत्यु रेट को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे नियोनेटल पूछा गया तो नियोनेटल में 28 डेज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट रिप्रेजेंट्स डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर व्हाट एज। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है कि आपका ऑप्शन नंबर बी अंडर 1 ईयर, यानी कि आपका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट किस आयु से कम बच्चों की मृत्यु को दर्शाता है। तो इन्फेंट में आते हैं वो बच्चे जो कि आपके 1 साल से छोटे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है, व्हाट वाज द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर H1, यानी कि आपका ईयर के फर्स्ट हाफ का, यानी कि अप्रैल से सितंबर तक कितना आपका रियल जीडीपी का ग्रोथ रेट रहा है 2025-26 में। तो ये जो ग्रोथ रेट रहा है H1 में ये रहा है 8.0%, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ध्यान से बात समझिएगा, H1 H2 अलग है और Q1 Q2 Q1 Q2 अलग है। Q2 की जो ग्रोथ रेट थी वो थी 8.2% एंड H1 की जो ग्रोथ रेट है वो है ओनली 8.0%, यानी कि 8%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द न्यू नेटल मॉर्टेलिटी रेट लेवल फॉर इंडिया एज पर SRS 2021। SRS 2021 के अनुसार भारत का नवजात शिशु मृत्यु दर कितना है? तो नो डाउट ये आपके पास में 19 होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। The rise in sex ratio at birth from 899 to 913 indicates improvement in which area, यानी कि जन्म के समय लिंगानुपात 899 से 913 होने से किस क्षेत्र में सुधार हुआ है? अब चाइल्ड लेबर में सुधार हुआ है? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चे जो जन्म ले रहे हैं वो आपके पास में गर्ल है बॉय है, उससे चाइल्ड लेबर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अर्बनाइजेशन नो डाउट नहीं होगा और आपका माइग्रेशन भी बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जेंडर बैलेंस एट बर्थ, ये भी बर्थ के टाइम पे जो जेंडर बैलेंस बना हुआ है, ठीक है, तो ये सिस्टम आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अंडर द रिवाइज्ड MSME क्लासिफिकेशन व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। संशोधित MSME वर्गीकरण के अनुसार स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए निवेश और टर्नओवर क्या है?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, इस पर्टिकुलर सेगमेंट से। मैंने आपको ये चीज़ें बजट के अंदर ही बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, तो एक बार जाके वीडियो देख लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। तो हमने वहाँ पे देखा था MSME, यानी कि आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो के लिए कुछ और लिमिट होती है, स्मॉल के लिए कुछ और लिमिट होती है, एंड मीडियम के लिए कुछ और लिमिट होती है, किसकी? इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर की। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन की डिमांड है वो है स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए हमारा 25 करोड़ रुपए, ठीक है, और आपके पास में टर्नओवर चाहिए 100 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास में हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, विच सेक्टर रिकॉर्डेड अ 10.2% ग्रोथ मेंटेनिंग ग्रोथ मोमेंटम। किस क्षेत्र ने 10.2% वृद्धि दर्ज करके मजबूत गति बनाए रखी, यानी कि क्वार्टर टू का 2025-26 क्वार्टर टू में किस सेक्टर में 10.2% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये देखने को मिली है फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज में, और ये सेक्टर आता है हमारे टर्शियरी सेक्टर के अंदर, यानी कि तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र के अंदर। अब क्वार्टर टू में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है कहाँ देखने को मिली है, तो आप कहेंगे टर्शरी सेक्टर में, और साथ ही साथ में कहेंगे टर्शरी सेक्टर के फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज वाले सेक्टर में। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।